देखिए रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर नहीं। यस सर। ठीक है देखो, हम लोग यहाँ पर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो पढ़ रहे थे। इसमें अभी भी कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उसके पहले आज एक टॉपिक करवा देते हैं। देखो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड पे, ठीक है, उस पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, ये अगर मैंने शेयर नहीं किया है तो हम कर देंगे, ठीक है। ये ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये डिविडेंड के ऊपर एक क्वेश्चन है। तो कंपनी कैसे अपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले डिविडेंड क्या होता है। कोई भी कंपनी जब अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है, तो वही क्या होता है, डिविडेंड होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं डिविजिबल प्रॉफिट when distributed among shareholders is called डिविडेंड, ठीक है। डिविजिबल प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर को, वो डिविडेंड होता है, ठीक है। अब सोर्सेस ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड हम लोग कहाँ कहाँ से दे सकते हैं, कंपनी कहाँ कहाँ से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो सोर्सेस ऑफ डिविडेंड में आ जाएगा पहला, आउट ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट। कंपनी अपने करेंट ईयर के प्रॉफिट से जो है, करेंट ईयर प्रॉफिट, करेंट ईयर प्रॉफिट से डिविडेंड दे सकती है। या फिर आउट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ऑन ईयर, ठीक है। मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ है, मतलब इसके मतलब फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस वाला या फिर उससे भी प्रीवियस वाला, तो अगर कोई प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड हालत में पड़ा हुआ है तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं डिविडेंड पे करने के लिए। और थर्ड नंबर पे हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। या फिर दोनों को यूज करके हम लोग डिविडेंड दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर का और करेंट ईयर का, ठीक है। दोनों जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसको यूज करके, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड करेंट ईयर का प्रॉफिट, इससे हम लोग डिविडेंड जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट जो हम लोग डिविडेंड कर सकते हैं वो हम लोग के लिए फ्री रिजर्व से भी हो सकता है, ठीक है। तो फ्री रिजर्व से हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन फ्री रिजर्व कौन कौन सा होता है जो भी देखो। यहाँ पर पहले लिखते हैं फ्री रिजर्व is that which can be distributed as dividend। जो रिजर्व हम लोग डिविडेंड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे उसी को फ्री रिजर्व बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व हो गया जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व।
इस तरह का जितना भी रिजर्व होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्री रिजर्व, ठीक है। तो और जो फ्री रिजर्व नहीं है वो कौन सा है वो भी बताते हैं। तो ये सब हो जाता है फ्री रिजर्व। अब एग्जाम्पल ऑफ रिजर्व विच आर नॉट फ्री वो भी देखो। एग्जाम्पल ऑफ रिजर्व विच आर नॉट फ्री, जो फ्री नहीं है। जैसे कि फ्री नहीं है मतलब कैसे समझ में आता है कि कौन सा रिजर्व फ्री है कौन सा रिजर्व फ्री नहीं है। जैसे कि देखो कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व हम लोग का फ्री रिजर्व नहीं होता है। कैपिटल रिजर्व का मतलब मान लो किसी के पास एक लैंड था, उसने वो लैंड बेच दिया, ठीक है। बेच के जो पैसा आया वो इनकम नहीं है, रेवेन्यू इनकम नहीं है। क्यों रेवेन्यू इनकम नहीं है? क्योंकि वो डे टू डे बेसिस पे हम लोग उसे मतलब लैंड तो एक ही बार बिकेगा, लैंड बेच के जो इनकम हुआ वो वन टाइम है, ठीक है। वो वन टाइम अर्निंग है, रिकरिंग नहीं है जिसको बोलेंगे। जैसे हम लोग जो बिजनेस करते हैं उससे जो अर्निंग होता है वो रिकरिंग होता है, सेल वगैरह। लेकिन ये क्या है, ये हम लोग का नॉन रिकरिंग है, ठीक है। एक बार वो अर्निंग होगा। कोई भी फिक्स्ड एसेट वगैरह इन्वेस्टमेंट वगैरह बेच के जो हम लोग के पास प्रॉफिट आता है उसे हम लोग कैपिटल रिजर्व बोलते हैं, ठीक है। तो वो प्रॉफिट हम लोग अपने डे टू डे के काम पे नहीं यूज करेंगे, क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना ये तो हमारा एक रेवेन्यू नेचर का काम है, ठीक है। हर बार ऐसा नहीं है कि कभी कभार कंपनी डिविडेंड देती है, नहीं, कंपनी का डिविडेंड देना तो हर साल एक नॉर्मल मैटर है, ठीक है। तो इसीलिए नॉर्मल इनकम से ही हम लोग नॉर्मल जो है एक्सपेंसेस पे करेंगे। तो जो सेल वगैरह से इनकम होता है उसी से हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, स्पेशल इनकम से नहीं कर सकते। इसीलिए जैसे कोई फिक्स्ड एसेट वगैरह बेच के जो प्रॉफिट होता है उसे कैपिटल रिजर्व बोला जाता है। इसीलिए ये फ्री रिजर्व नहीं है, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है। ये कब होता है? ये जब प्रेफरेंशियल कंपनी रिडीम करती है ना, तो कंपनी को कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। उसका रूल्स है जो प्रेफरेंशियल रिडेम्पशन में पढ़ने को मिलता है हमें, ठीक है। तो ये जो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है ये उसी पर्पस में बनता है, तो इसीलिए इसको हम लोग कहीं और यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर हम लोग अपना प्रॉफिट जो भी इनकम होता है घर पे, ठीक है, उसका एक हिस्सा मान लो तुम लोग सोच रहे हो कि तुम लोगों को एक मान लो एक तुम लोगों को गाड़ी खरीदना है, ठीक है। तो उसके लिए पैसा जमा कर रहे हो, तो वो पैसे को कहीं पर भी यूज थोड़ी ना करोगे। तो वैसे ही प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन पे जो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाया जाता है उसका यूज वहां पर ही करना चाहिए। तो ये फ्री नहीं हुआ। जब किसी रिजर्व में रेस्ट्रिक्शन लग जाता है तो वो तो फ्री नहीं हुआ, कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम इसका भी रेस्ट्रिक्शन है, इसको भी हम लोग कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते हैं। जब मतलब एटलीस्ट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट के काम में तो यूज नहीं करते। सिक्योरिटीज प्रीमियम का स्पेसिफिकली अलग अलग जगह पे यूज होता है, जैसे कि प्रीमियम मतलब लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स को राइट ऑफ करने पे और भी अलग अलग जगह पे यूज होता है। लेकिन ये फ्री नहीं है, इसका स्पेसिफिक यूजेस है, उसका लिस्ट होता है, लेकिन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। मतलब डे टू डे का नहीं होता है, क्योंकि ये भी डे टू डे का अर्निंग नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये डे टू डे का अर्निंग नहीं था, ये भी नहीं है। सिक्योरिटीज प्रीमियम मतलब शेयर को अगर हम लोग जो है उसके पर वैल्यू से ज्यादा में जो है मार्केट में इशू करते हैं तब इशू प्राइस प्रीमियम पे होता है। तो ये पैसा हमेशा नहीं आता है, ठीक है। तो ये कोई रेकरिंग अर्निंग नहीं है कि हम लोग इसको डिविडेंड पे करने के लिए यूज करें। या फिर जैसे देखो रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो रिवैल्यूएशन हम लोग कब करते हैं? अपने एसेट का, जब हम लोग के एसेट का, जैसे देखो पार्टनरशिप में तुम लोग पढ़ते हो कि रिवैल्यूएशन कर रहे हैं एसेट का, क्यों किया जाता है? मार्केट वैल्यू जो है और बुक वैल्यू मतलब फेयर वैल्यू के साथ एड पर करने के लिए, अगर फेयर वैल्यू के साथ बुक वैल्यू का काफी ज्यादा डिफरेंस होता है तब क्या किया जाता है? एसेट को रिवैल्यू अपवर्ड या डाउनवर्ड रिक्वायरमेंट के हिसाब से करके उसे जो है फेयर वैल्यू के साथ एड पर किया जाता है। तो इससे जो रिजर्व क्रिएट होता है ये भी डे टू डे से डे टू डे का अर्निंग नहीं है, तो इसीलिए इसको भी हम लोग जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट के काम पे यूज नहीं कर सकते। बेसिकली ये फ्री नहीं, ठीक है। फ्री मतलब कहीं पर भी यूज करना। और हो जाएगा डीआरआर। डीआरआर का मतलब होता है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डिवेंचर रिडेम्पशन
रिजर्व, ठीक है। अगर हम लोग डिवेंचर को रिडीम करते हैं तो उसके लिए रूल्स होता है, जैसे डिवेंचर तो लोन होता है, डिवेंचर इशू करने के टाइम पे ही कंपनी को बताना पड़ता है कि कंपनी डिवेंचर कब रिडीम मतलब लोन का पैसा रीपे करने वाली है। और कुछ लॉ के हिसाब से रूल्स रेगुलेशंस है, तो कंपनी जो भी डिवेंचर इशू करती है उसको डीआरआर क्रिएट करके रखना पड़ता है फ्यूचर में डिवेंचर को रिडीम करने के लिए, ठीक है। तो वो डिटेल्स हम लोग सब अलग अलग चैप्टर में पढ़ते हैं, तो मैंने थोड़ा थोड़ा हिंट्स दे दिया। तो ये क्या है, ये सब जो है एटलीस्ट इतना समझो कि ये कोई डे टू डे का अर्निंग नहीं है, ठीक है, स्पेसिफिक पर्पज से बनाए गए रिजर्व है। ये तो नॉन रिकरिंग अर्निंग है। ये सब अर्निंग से जो है, जैसे हम लोग कुछ स्पेसिफिक चीज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए पैसा जमा करते हैं ना, ठीक है। उसी तरह से मान लो एडुकेशन फंड बना रहे हैं, ठीक है, कि ये पढ़ाई के लिए खर्चा, या फिर कुछ और फंड बना रहे हैं, ठीक है, गाड़ी खरीदने का, किसी का घर नहीं है तो घर खरीदने का, तो वो सब पैसे पे हम लोग हाथ नहीं लगाते, मतलब वो पैसा फंड की तरह बनाते रहते हैं। वैसे ही कंपनी का भी बहुत सारा रूल्स रेगुलेशंस होता है। कंपनी का डिवेंचर इशू फ्री है तो उसे डीआरआर बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसे रिवैल्यूएशन करना पड़ सकता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रिएट हो सकता है, शेयर इशू करने पे सीआरआर बनाना पड़ सकता है। तो ये सब जो है, ये कोई डे टू डे का सेल या अर्निंग से बनाया हुआ प्रॉफिट या रिजर्व नहीं है जिसको हम लोग कहीं पर भी यूज कर ले, इसीलिए ये सब हो जाएगा फ्री रिजर्व नहीं है। और फ्री रिजर्व है जिसको हम लोग डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने पे काम में लगा सकते हैं, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे कि मैंने बोला करेंट ईयर का प्रॉफिट या प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, करेंट जनरल रिजर्व, ठीक है। मतलब ऐसा रिजर्व जो जनरल रिजर्व मतलब किसी भी पर्पस पे हम लोग यूज कर सकते हैं। और डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व तो बना ही जाता है डिविडेंड पे करने के लिए, तो ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कंपनी अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है करेंट ईयर के प्रॉफिट से, तो उसके लिए एक प्रोविजन है, क्या है, देखो यहाँ पर लिखेंगे, इफ, या फिर ऐसे लिखते हैं, व्हेन कंपनी वांट्स when company wants to distribute dividend out of current year, ठीक है। कंपनी अगर बोल रही है कि मेरे पास करेंट ईयर में इतना प्रॉफिट है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो ठीक है, करो। अगर इतना प्रॉफिट है कि जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट का अमाउंट चाहिए वो हम लोग के पास अवेलेबल है, मतलब कंपनी के पास अवेलेबल है, ठीक है, कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, क्योंकि रूल्स तो है ना कि कंपनी का सोर्सेस ऑफ डिविडेंड देने का कहाँ से हो सकता है। करेंट ईयर में इतना प्रॉफिट है तो कर दो, नहीं है तो प्रीवियस ईयर का यूज कर लो, या फिर दोनों को मिला के कर लो, ठीक है। अगर करेंट ईयर के प्रॉफिट से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है कंपनी, कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंपनी को दो दो प्रोविजंस जो है फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रोविजंस, प्रोविजंस रिलेटिंग प्रोविजंस रिलेटिंग टू इट इज, ठीक है। तो प्रोविजन क्या है, पहला प्रोविजन है यहाँ पर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, और दूसरा है लॉस से रिलेटेड। अच्छा, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्या प्रोविजन है, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड प्रोविजन है प्रोवाइड फॉर current year depreciation and provide for area of depreciation of the preceding financial year। समझाते हैं ये क्या है, और लॉसेस का भी लिख लेते हैं, बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग
डिविडेंड एक कंपनी शुड प्रोवाइड फॉर previous financial year losses। ठीक है, हम पहले नॉर्मल बता देते हैं, देखो फिर ये रीड करके भी बता देंगे कि क्या बोला गया। तो यहाँ पर बोला है कि कंपनी जो है वो करंट ईयर के प्रॉफिट से अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है डिविडेंड कर सकती है, लेकिन दो चीज उसका जो है पहले से क्लियर रहना चाहिए। जैसे कि मान लो अगर कंपनी का कोई भी लॉसेस है वो पहले राइट ऑफ करना पड़ेगा। मतलब बात ये हो गया कि हम अपने शेयर होल्डर जो कि मेरे कंपनी के ओनर है उनको प्रॉफिट दे रहे हैं, उनको प्रॉफिट का हिस्सा बांट रहा है, इधर हम लोग लॉस वगैरह राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। प्रोविजन हमें ये बोल रहा है, जो कि सही भी है, ठीक है। प्रोविजन हमें ये बोल रहा है कि पहले अगर कोई लॉस है तो लॉस को राइट ऑफ कर दो, फिर चेक करो कि इतना प्रॉफिट है करेंट ईयर में जिससे हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तभी करना चाहिए। तो यहाँ पर बोला है देखो, बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड ए कंपनी शुड प्रोवाइड फॉर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर लॉसेस। ठीक है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर लॉसेस को राइट ऑफ करना पड़ेगा। जैसे मान लो एक फाइनेंशियल ईयर है 2020-21, ठीक है, और एक फाइनेंशियल करंट वाला मान लो है 2021-2022, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ है प्रॉफिट, और इतना प्रॉफिट है, हम लोग सोच रहे हैं कि इस साल के प्रॉफिट से ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर में क्या हुआ, तो लॉस हुआ था। तो हम लोग का प्रोविजन ये बोल रहा है कि करेंट ईयर के प्रॉफिट से पहले प्रीवियस ईयर के लॉस अगर कुछ है तभी, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ है तो राइट ऑफ करो। राइट ऑफ करने के बाद ही हम लोग देखेंगे जो प्रॉफिट है उससे डिविडेंड दे पाते हैं कि नहीं, तभी देना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का लॉस राइट ऑफ करने का बात हो रहा है, करेंट फाइनेंशियल ईयर का लॉस राइट ऑफ करने का बात नहीं हो रहा है, क्योंकि करेंट फाइनेंशियल ईयर में अगर लॉस होता है तो फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट का बात नहीं आता, ठीक है। करेंट फाइनेंशियल ईयर में लॉस होने से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट का बात ही नहीं आएगा करेंट ईयर के प्रॉफिट से एटलीस्ट, ठीक है। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस पे, सोर्सेस ऑफ डिविडेंड में जैसे मैंने लिखा है करेंट ईयर प्रॉफिट, तो करेंट ईयर प्रॉफिट अगर है ही नहीं, करेंट ईयर अगर लॉस ही है तो फिर सोर्स तो करेंट ईयर प्रॉफिट हो नहीं सकता है। अभी हम लोग जो पॉइंट पढ़ रहे हैं कि करेंट ईयर प्रॉफिट से देने का प्रोविजंस में पहला प्रोविजंस, ठीक है। तो अगर कोई लॉस है प्रीवियस का वो राइट अप करो, तभी जो है डिविडेंड देना जो है अलाउड है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन देखो, अगर हम लोगों ने प्रीवियसली कोई डेप्रिसिएशन जो है वो नहीं दिया है, या फिर हम लोगों ने कोई डेप्रिसिएशन एरियर रखा है, मतलब देखो डेप्रिसिएशन तो किसी को पे नहीं करना पड़ता है, नॉन कैश आइटम होता है। तो कंपनी के पास अगर इतना प्रॉफिट नहीं है तो कंपनी हो सकता है डेप्रिसिएशन राइट ऑफ नहीं करी है, उसे एरियर करके रखी है, मतलब करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं हुआ है, या फिर उसके पहले का मतलब प्रीवियस ईयर का, या फिर और भी प्रीवियस ईयर का अगर डिप्रिसिएशन कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किया है तो पहले वो सारा प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, अगर बचता है उतना, तो उससे हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्रोवाइड फॉर करेंट ईयर डिप्रिसिएशन, करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करो, मतलब नहीं किया है तो करेंट ईयर में डिप्रिसिएशन दिखाओ जो दिखाना है। एंड प्रोवाइड फॉर एरियर ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में किसी भी डिप्रिसिएशन का जो है एरियर रखा गया है तो वो भी राइट ऑफ करवाना है। प्रोवाइड करने का मतलब डेप्रिसिएशन को चार्ज करके दिखाना है। अब उसके बाद अगर हम लोग के पास करंट ईयर में इतना प्रॉफिट बचेगा जिससे हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना अलाउड है, ठीक है। तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ा डिविडेंड क्या होता है, जो शेयर होल्डर को दिया जाता है प्रॉफिट का अमाउंट जो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। दो तरह के शेयर होल्डर होते हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी। पहले प्रेफरेंस का हक होता है, फिर इक्विटी का होता है। सोर्सेस ऑफ डिविडेंड नॉर्मली करंट ईयर का प्रॉफिट, या फिर उसके प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, या प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी हो सकता है। फ्री रिजर्व को यूज कर सकते हैं जब हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट जो फ्री रिजर्व नहीं है उसे यूज नहीं करते हैं। दोनों टाइप हम लोगों ने समझा कि फ्री रिजर्व क्या होता है, जो फ्री रिजर्व नहीं है वो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और क्यों होता है, वो भी हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, अब हम लोगों ने देखा कि एक रूल्स है कि अगर हम लोग करेंट ईयर के प्रॉफिट से
जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले दो चीजों को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। अगर डिप्रिसिएशन प्रोवाइडेड नहीं है करंट ईयर या उससे पहले का, तो वो प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। अगर कोई लॉसेस है तो वो राइट ऑफ करवाना पड़ेगा, तब जाके ये पॉसिबल होगा। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि डिविडेंड का जो रूल्स है, ठीक है, जो रूल्स है उसको फॉलो करके हम लोग को, मतलब अब देखो जो लिखेंगे ना रूल्स, इसी को फॉलो करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाइल distributing dividend out of reserve, the lowest of the three टेस्ट इज परमिसिबल। मतलब एक्चुअली हम लोग को तीन टेस्ट करना पड़ेगा। तीन टेस्ट का नाम भी बता देते हैं, ठीक है। वो तीन टेस्ट में जो सबसे लोअर वैल्यू हमें देगा, वही वाला हम लोग का डिविडेंड का रेट होगा। अभी लिखते हैं, देखो क्वेश्चन करने से समझ में आएगा। पहले हो जाएगा मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड। तो मैक्सिमम हम लोग कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे द रेट ऑफ डिविडेंड इन करेंट फाइनेंशियल ईयर can't exceed the average rate of dividend of past 3 financial year। पहला कंडीशन है कि द रेट ऑफ डिविडेंड, मतलब जो परसेंटेज डिक्लेयर होता है ना, कि जैसे 10%, 12% जो भी हो, तो रेट ऑफ डिविडेंड इन करंट फाइनेंशियल ईयर, जिस साल हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं उस साल डिविडेंड का जो रेट है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ पास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। जैसे मान लो एक फाइनेंशियल ईयर हो गया 2019-20, एक हो गया 2020-21, एक हो गया 2021-22 और एक हो गया 2022-23, ठीक है। ये हो गया मान लो करंट फाइनेंशियल ईयर, ये प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर मान लो हम लोगों ने रेट जो है वो डिक्लेयर किया है हम लोगों ने 10%, ठीक है। अब बोल रहा है करंट फाइनेंशियल ईयर कांट एक्सीड द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ, अब मान लो पास्ट में भी डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था, ये मान लो हुआ था 12%, ये मान लो हुआ था 10%, ठीक है, ये मान लो हुआ था 13%। अब ये तीनों का एवरेज करके चेक करेंगे ऐसे करके। तो ये तीनों का एवरेज करने से हो जाएगा 3 2 5, 1 2 3, और यहाँ पर हो गया 3। तो ये मेरा यहाँ पर एक काम करते हैं, तो डिवाइड कर लेते पॉइंट में। 11.66। अच्छा 11.66, मतलब हम लोग 12 एक बार ले लेते, ठीक है। एक बार 12 ले लेते, 12% हो गया। अब क्या बोल रहा है, ये 12% है, ये तीनों का एवरेज हम लोग का 12% आ गया। द रेट ऑफ डिविडेंड इन करेंट ईयर कितना है, 10%। क्या ये ज्यादा हो रहा है प्रीवियस ईयर के एवरेज रेट से? नहीं, ठीक है। हम लोग को हमेशा क्या होना चाहिए, ये करेंट ईयर का जो रेट है, मतलब 10% जो है, वो 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, 10% हो सकता है, या 10 से 12 के अंदर कोई रेट हम लोग ले सकते हैं। 12 से ज्यादा होगा तो नहीं चलेगा। मान लो ये अगर 15% होता, फॉर एग्जांपल ये 10 की जगह 15% होता, तो ये रेट हम लोग नहीं यूज कर सकते, ठीक है। क्योंकि रेट ऑफ डिविडेंड इन करेंट फाइनेंशियल ईयर कांट एक्सीड द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ पास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। इस तरह से हमें अगर पास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है, ऐसे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहला टेस्ट हुआ, इससे ही हमें आंसर नहीं मिल जाएगा। इससे हम लोग का एवरेज रेट क्या होना चाहिए ये हम लोग डिसाइड कर पाएंगे। इसीलिए इस टेस्ट का नाम है मिनिमम रेट ऑफ डिविडेंड क्या होना चाहिए। अच्छा सेकंड देखो, सेकंड हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी विथड्रॉन
फ्रॉम रिजर्व, रिजर्व से हम लोग कितना अमाउंट जो है विथड्रॉन कर सकते हैं, उसका क्या रूल्स पता है? उसका रूल्स ये है, देखो 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। ठीक है, प्लस लिखते हैं, सिर्फ रिजर्व नहीं लिख के, प्लस फ्री रिजर्व। वैसे देखो फ्री रिजर्व भी यहाँ पर आएगा, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, फिर भी फ्री रिजर्व लिखने से समझ में आ जाएगा हम लोग को क्लियरली, कोई डाउट नहीं रहेगा। बाकी डिविडेंड के मैटर में फ्री रिजर्व आएगा, नॉन फ्री रिजर्व का कोई यहाँ पर जो है पार्ट नहीं है। ठीक है, अब देखो पेड अप कैपिटल मतलब क्या होता है? पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल का मतलब हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, अब इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर नहीं हुआ या फिर किसी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो नहीं लेंगे। ठीक है, इन दैट केस पेड अप कैपिटल मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाए। और फ्री रिजर्व तो मैंने बताया अभी। ठीक है, इसका लिस्ट और क्या लिखा है? फ्री रिजर्व अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, जैसे कि पीएल हो सकता है, जनरल रिजर्व हो सकता है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व हो सकता है। अच्छा, थर्ड पॉइंट है मिनिमम बैलेंस minimum balance in reserve after payment of dividend. डिविडेंड पे करने के बाद मिनिमम रिजर्व क्या रहे, कितना रहना चाहिए? 15% ऑफ पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल। और अगेन वही पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब यहाँ पर जो था यहाँ पर भी वही होगा। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर फोर्थ पॉइंट एक लिख देते हैं, एक नोट लिख देते हैं, ये वाला, द अमाउंट टू withdrawn should be first used to write off current year losses. अच्छा, अब इस पे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन है यही वाला हम लोग करेंगे, इलस्ट्रेशन 4। ठीक है, अच्छा देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू inadequacy of profit during the year ended 31st March 2002, XYZ Limited proposes to declare 10% dividend out of general reserve। अच्छा देखो इनके पास सोर्सेस क्या होता है, करेंट ईयर का प्रॉफिट होता है। ठीक है, उसके पहले का जो प्रॉफिट है, उसके पहले करेंट ईयर और उसके पहले ईयर का प्रॉफिट वो हो सकता है। ठीक है, फ्री रिजर्व वगैरह हो सकता है। तो यहाँ पर बोला है देखो कि ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट उतना नहीं है 31 मार्च 2002 में कंपनी XYZ के पास, तो इन्होंने सोचा है कि 10% डिविडेंड देंगे और वो जनरल रिजर्व से देंगे। ठीक है, जनरल रिजर्व से दे सकते हैं क्योंकि फ्री रिजर्व को हम लोग यूज कर सकते हैं डिविडेंड को पे करने के लिए। देखो मैंने यहाँ पर लिखवाया था ना, ये देखो सोर्सेज में क्या लिखवाया था, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, और ये जो नीचे फ्री रिजर्व है ये भी उसी का पार्ट कर लो। ठीक है, ये वाला मतलब ये डी पॉइंट कर लो। ठीक है, ये डी पॉइंट कर लो, फ्री रिजर्व जो है इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। वो मैंने बोला लेकिन वहां पर डी नहीं लिखा था। चलो अब क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the amount that can be utilized from general reserve according to the company's declaration of dividend out of reserve rules 2014। बोल रहा है कि कंपनी जनरल रिजर्व से डिविडेंड देगी, ये तो डिसाइड कर चुकी है,
लेकिन कितना जो है वो विथड्रॉन कर सकती है जनरल रिजर्व से, वो हमें बताना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज रूल्स 2014, तो कंपनीज रूल्स के हिसाब से ये वाला जो भी मैंने 3 पॉइंट बताया ना, ये उसी के हिसाब से बना हुआ है। ये देखो, जैसे यहाँ पर बोला था मैक्सिमम रेट क्या हो सकता है, मैंने एवरेज करके दिखाया। मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम रिजर्व, वही वाला बोला है, जनरल रिजर्व से कितना विथड्रॉन कर सकते हैं, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, और विथड्रॉन करने के बाद कितना रहना चाहिए, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। देखो, ये इसीलिए रूल्स है कि हम लोग पूरा का पूरा अपना रिजर्व, जो जनरल रिजर्व है, वो खाली थोड़ी ना कर देंगे, कुछ तो रखेंगे, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि कितना मैक्सिमम विथड्रॉल कर सकती है और मिनिमम कितना बैलेंस रहना चाहिए, ठीक है। मतलब यूज कितना कर पाएगी, कितना रखना पड़ेगा, ये यही होता है रूल्स। ये वाला, ये जो रूल्स 2014 के हिसाब से ये बना हुआ है, इसके हिसाब से हमें आंसर को कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर डिटेल्स बताया कि कंपनी के पास क्या क्या है। यहाँ पर बोल रहे हैं, देखो प्रेफरेंस शेयर्स है 100 इज फुल्ली पेड अप, ठीक है, 17,500, तो मल्टीप्लाई करने से 17,50,000, 8 लाख इक्विटी शेयर है, 10 इज फुल्ली पेड 80 लाख, जनरल रिजर्व है 25 लाख, कैपिटल रिजर्व है 3 लाख, रिवैल्यूएशन रिजर्व है 3,50,000, ये सब ओपनिंग 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 बैलेंस है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2002, ये बता रहे हैं 3 लाख, ये इस साल का है। एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स हैज बीन 12%, तो एवरेज जो डिविडेंड है लास्ट 3 साल का, वो हमें कैलकुलेट करके इन्होंने दे दिया है। जो मैंने अभी बताया ना कि अगर हमें नहीं दिया होता है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये दे दिया है। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो रेट ठीक है, क्योंकि एवरेज रेट लास्ट 3 इयर्स का 12%, और इन्होंने सोचा है 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा, तो मिनिमम होना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो पॉइंट 1 तो फुलफिल हो रहा है, लेकिन ये तीनों पॉइंट को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, और ये तीनों में से जो लोएस्ट वैल्यू होगा उतना ही हमें डिविडेंड देना चाहिए, ठीक है, उतना ही हमें डिविडेंड देना चाहिए। तो ये तो हमें 12% जो है बता दिया है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं, और कुछ बोला है कि यहाँ पर ही क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है, और कुछ नहीं बोला है। अब हम लोग ये 3 जो टेस्ट है उसको अप्लाई करके चेक करेंगे कि कितना डिविडेंड डिक्लेयर होना चाहिए। अच्छा, अब देखो यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहला पहला पॉइंट जो है यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम डिविडेंड, यहाँ पर ये सॉरी मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड, ये बात, तो ऐसे करके लिखेंगे इलस्ट्रेशन हो, ठीक है। मैक्सिमम डिविडेंड इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर इक्वल टू 12%। ये मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा, कंपनी ने वैसे तो 10% सोचा है, और इनका प्रीवियस 3 इयर्स का एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड जो है ये है 12%, तो हम लोग मैक्स टू मैक्स इतना ही कर सकते, इससे ज्यादा नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया था कि एग्जाम्पल 10 लिया था, 12 लिया था, तो हम लोग 10 11 12 मतलब, या फिर 10 पॉइंट समथिंग, मतलब 10 से लेकर 12 के अंदर कर सकते थे। उसी तरह से यहाँ पर भी देखो, हम लोग मैक्सिमम कितना डिविडेंड दे सकते हैं, मैक्सिमम 12%, उससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि रूल्स ये है कि हम लोग जो लास्ट प्रीवियस 3 इयर्स का जो डिविडेंड का एवरेज है रेट आएगा, उससे ज्यादा नहीं डिक्लेयर कर सकते, तो मैक्सिमम हम लोग 12% कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग को ये बताना है कि 10% देने का जो बात हुआ है, क्या ये सही है कि नहीं, और इसके लिए हम लोग जनरल रिजर्व से कितना जो है विथड्रॉन कर सकते हैं। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि पहले ही बता दिया है कि प्रॉफिट जो है वो इनएडिक्वेट है, तो फिर जनरल रिजर्व से ले सकते हैं, तो जनरल रिजर्व से कितना विथड्रॉल कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो रूल्स ये वाला है, तो मैक्सिमम हम लोग इतना डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं 12%। तो अगर हम लोग 12% करते हैं, तो उस केस में हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड देंगे और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर इक्वल टू, और डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर इक्वल टू, तो देखो इक्विटी शेयर कितना है 80 लाख,
तो यहाँ पर लिखेंगे 80 लाख इनटू, और प्रेफरेंस शेयर है 17,50,000, 17,50,000 इनटू, यहाँ पर लिखेंगे 12%। देखो ये 12% इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि हम लोग मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, फिर हम लोग चेक करेंगे कि जो कंपनी ने सोचा है वो मैक्सिमम रेट को एक्सीड तो नहीं करके चला गया। तो हम लोग अमाउंट में चेक कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अमाउंट कैलकुलेशन करने के लिए अवेलेबल है। प्रेफरेंस शेयर का रेट क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर का 9%, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का तो जो रेट बताया जाता है फिक्स्ड होता है, उसी पे ही हमें देना पड़ता है, तो इस पे कोई चेंजेस नहीं होगा, इनका जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कितना हो जाएगा। 80 लाख, 80 तो 12 इंटू 8 ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96 होता है, 12 इंटू 8 96, और यहाँ पर 2 जीरो हट जाएगा तो 96 लाख हो जाएगा, 9,60,000 हो जाएगा, ठीक है, 9,60,000, और 1750 इंटू 9%, तो ये हो गया 1,57,500 प्लस 9,60,000, तो ये हो गया 11,17,500, 11,17,000, 11 लाख बोले कि ज्यादा हो, ठीक है, 11,17,500। ये पहले कंडीशन से हम लोग का आंसर आया कि डिविडेंड इतना हो सकता है। फिर दूसरा पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट ये हो गया पॉइंट ए। फिर पॉइंट बी में हमें क्या बताया था, देखो मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम द रिजर्व, वो होना चाहिए 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। तो यहाँ पर लिखते हैं मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम रिजर्व, मैक्सिमम अमाउंट that can be withdrawn from reserve। इसका रूल्स जो है वही लिखेंगे। इसका रूल्स है 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। तो यहाँ पर चेक करते 10% ऑफ मतलब इनटू हो गया पेड अप शेयर कैपिटल, कितना कितना होगा, पेड अप शेयर कैपिटल है 17,50,000 प्रेफरेंस, 80 लाख इक्विटी, 17,50,000 80 लाख, क्योंकि पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब होता है इक्विटी और प्रेफरेंस, और फ्री रिजर्व में आ जाएगा जनरल रिजर्व 25 लाख, जनरल रिजर्व में आ जाएगा 25 लाख जनरल रिजर्व का। और कोई भी फ्री रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व ये भी फ्री नहीं होता है, रिवैल्यूएशन ये भी नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, ये सब नहीं आएगा, तो बस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे, तो देखते हैं कितना होता है। 17,50,000 12,25,000 मैम, 12,25,000। ये पूरा कैलकुलेट करते हैं, मतलब 10% को लगाकर पूरा 10% को लेके 12,25,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर पॉइंट सी, सी में हमें देखना है कि मिनिमम बैलेंस इन रिजर्व आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो मिनिमम बैलेंस इन रिजर्व आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मिनिमम बैलेंस इन रिजर्व आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अच्छा, ये कितना होगा, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, एक बार देख लेते हैं। हाँ, 15% ऑफ पेड अप शेयर, हम 18,37,500। 15% पेड अप शेयर कैपिटल मतलब ये वाला, ये पूरा कैलकुलेट करके कितना है, 97,50,000। 97,50,000 और 15% मल्टीप्लाई हो जाए 14,62,500।
14,62,500, ठीक है। तो ये कैलकुलेट होके आ गया हम लोग का मिनिमम बैलेंस इन रिजर्व आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। बोल रहा है कि डिविडेंड पे करने के बाद इतना बैलेंस होना चाहिए। तो पहले देखेंगे कि रिजर्व में कितना था, ठीक है। तो रिजर्व में कितना है, रिजर्व में हम लोग का करंट बैलेंस है, रिजर्व मतलब फ्री रिजर्व, यहाँ पर 25 लाख, ठीक है। तो 25 लाख है, तो यहाँ पर लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। करंट बैलेंस इन रिजर्व, करंट बैलेंस इन फ्री रिजर्व, जिसमें जनरल रिजर्व 25 है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कितना विथड्रॉल कर सकते हैं, इतना बैलेंस रख देना पड़ेगा रिजर्व में। तो इस ये अमाउंट के अलावा बाकी पूरा ही विथड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं लेस, यहाँ पर लेस कर देते हैं मिनिमम बैलेंस, मिनिमम बैलेंस रिटेन जो रखना पड़ेगा, वो हम लोग का पॉइंट नंबर 3 से कैलकुलेट होके आया, ये वाला 14,62,500। तो यहाँ पर लिखते हैं 14,62,500, ये रखना पड़ेगा। तो विथड्रॉल अमाउंट इतना हो सकता है। तो हम लोग कितना विथड्रॉल कर सकते हैं वो पता चल जाएगा कि देखो विथड्रॉल अमाउंट, तो ये दोनों का डिफरेंस 25 लाख 14,62,500 10,37,500, ठीक है। विथड्रॉल अमाउंट हो गया 10,37,500, ये हम लोग विथड्रॉल कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग का आंसर निकल के आ गया सभी, क्योंकि यहाँ पर हमें मिनिमम बैलेंस इन रिजर्व आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड बोला था। तो यहाँ के हिसाब से हम लोग का ये वाला हो रहा है। अब ये तीनों में जो सबसे लोअर है वो कौन सा है, देखो यहाँ पर वैल्यू निकल के आया 11,17,500। जब हम लोगों ने पॉइंट ए को चेक किया, उस पे जो भी कैलकुलेशंस था, वहां पर हमें क्या चेक करना है, हम लोग को एवरेज रेट ऑफ प्रीसीडिंग 3 इयर्स का डिविडेंड देखना है, और कंपनी ने करंट ईयर में जो डिक्लेयर किया है वो प्रीवियस 3 इयर्स के एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा नहीं था तो हम लोगों ने क्या किया, जो एवरेज रेट है उस पे लगाया। प्रेफरेंस शेयर का जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने चेक किया कि अगर 12% होता है, क्योंकि मैक्सिमम ये हो सकता है, तो हम लोग को मैक्सिमम डिविडेंड फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम 12%, कंपनी ने 10% बोला है वो पता है, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम डिविडेंड अमाउंट ये हो सकता है। फिर यहाँ पर मैक्सिमम कितना अमाउंट विथड्रॉल किया जा सकता है फ्री रिजर्व से, वो है इतना, ठीक है। और मिनिमम बैलेंस कितना रहना चाहिए आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, वो हम लोगों ने वहां पर कैलकुलेट करके दिखाया कि कितना रिजर्व में रह सकता है। ये तीनों में से जो लोएस्ट होगा वो हमें लेना पड़ेगा वैल्यू। तो 11,17,000, ये है 12,25,000, तो यहाँ पर तो 11,17,000 ही कम दिख रहा है, और इधर है 10 लाख, तो ये सबसे कम है ना। मिनिमम वैल्यू ये वाला है, तो यहाँ पर लिखेंगे मिनिमम, मिनिमम अमाउंट is rupees 10,37,500, ठीक है। तो ये हम लोग का डिविडेंड अमाउंट हो सकता है, ठीक है। मतलब अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग को ये बताना पड़ेगा कि कंपनी कितना डिविडेंड दे सकती है। अब कंपनी ने क्या सोचा, ये तो हम लोग का रूल्स जो 2014 का उससे निकल के आया। अब कंपनी ने क्या सोचा है, कंपनी वांट्स टू पे डिविडेंड टू, एक है इक्विटी शेयर होल्डर, इनको कितना मिलेगा, एक है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर को कितना देना पड़ेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 80 लाख, और कंपनी ने सोचा है हम लोग 10% देंगे, ठीक है। ये कंपनी ने खुद डिसाइड किया है। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 17,50,000, इस पे तो 9%, इस पे तो चेंजेस नहीं होगा। तो ये 10% का मतलब हो जाता है 8 लाख, और ये 9% का मतलब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट किया एक बार 1,57,500, 1,57,500। अच्छा, टोटल हो गया 9,57,500,
500। तो कंपनी के हिसाब से ये हम लोग पहले भी कैलकुलेट करके देख सकते थे, एंड में नहीं करके। तो कंपनी के हिसाब से कंपनी का टोटल डिविडेंड इतना पे करने का मतलब जो है टारगेट है, ठीक है। कंपनी इतना पे करने का सोच रही है 10% और 9% के हिसाब से। और हम लोगों ने देखा यहाँ पर कैलकुलेट करके कि हम लोगों का जो रूल्स है, रूल्स 2014 के हिसाब से परमिसिबल डिविडेंड अमाउंट हम लोग का आ रहा है ये वाला। क्यों ये वाला क्यों आ रहा है? ये ऐसा मत सोचो कि विथड्रॉल अमाउंट है, एक्चुअली ये तीनों केसेस को चेक करके हमें मिनिमम वैल्यू जो मिलेगा वही उतना ही हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम लोग का मैक्सिमम लिमिट अमाउंट के हिसाब से इतना है। कंपनी इतना सोच रही है, ठीक है, कर सकती है, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं कर सकती है, लेकिन विद इन दिस रेंज कंपनी कर सकती है। तो एप्लीकेबल हो रहा है 10,37,500, कंपनी बोल रही है हम 9,57,500 ही डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, करो, डिक्लेयर कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें से कंपनी करंट ईयर की प्रॉफिट से कितना लेगी देख लेते हैं। देखो करंट ईयर के प्रॉफिट में कितना अवेलेबल है। देखो करंट ईयर का प्रॉफिट जो है ये हम लोग का है 3 लाख। ये देखो करंट ईयर का प्रॉफिट 3 लाख है। इनएडिक्वेट है, कंपनी बोल भी रही थी, हाँ इनएडिक्वेट ही हो रहा है ना। अगर कंपनी का डिविडेंड पहले भी हम लोग चेक करते हैं, देखो ये इसमें से 3 लाख जो है वो पीएल से दे सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर देखो करंट ईयर के पीएल से कंपनी यहाँ से विथड्रॉल कर पाएगी 3 लाख, ठीक है। 3 लाख कंपनी करंट ईयर के प्रॉफिट से दे देगी। और बाकी जितना बचा, बाकी कितना बच रहा है ये फिर ये माइनस करने से 6,57,000 ये ऐसे आएगा, 6,57,500, इससे लेस कर दो, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है ये कंपनी कहाँ से देगी? फ्री रिजर्व से देगी, ठीक है, फ्री रिजर्व। अब फ्री रिजर्व में इतना होगा कि नहीं चेक करो। तो फ्री रिजर्व में विथड्रॉल कर सकती है 10,37,500, तो इतना विथड्रॉल करना चाह रही है 6,57,500, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी चलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब कंपनी ने जो 10% डिविडेंड डिक्लेयर करने का सोचा था वो सही सोचा है, तो कंपनी अपना प्रॉफिट पूरा यूज कर सकती है। यहाँ कुछ लॉस नहीं बोला था। मान लो ये जो पॉइंट मैंने लिखवाया था ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, विथड्रॉल अमाउंट को पहले यूज करना पड़ेगा करंट ईयर के लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में कोई करंट ईयर में लॉसेस था ही नहीं, करंट ईयर का कोई लॉसेस था नहीं। अगर होता तो पहले विथड्रॉल अमाउंट से वो राइट ऑफ करना पड़ता। जैसे मान लो ये हो रहा है ना, अब हम लोग को क्या करना पड़ता है, इससे पहले लॉस को राइट ऑफ करना पड़ता है। यहाँ पर वो पॉइंट था नहीं, यहाँ पर ये वाला था सिर्फ कि कंपनी का इतना इक्विटी शेयर कैपिटल, इतना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ठीक है। और कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल को मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना चाहती है 10%, प्रेफरेंस शेयर का तो अपना फिक्स रेट होता है, लेकिन इतना प्रॉफिट नहीं है अवेलेबल कि कंपनी दे दे। तो कंपनी कैसे अपना डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, मतलब जनरल रिजर्व से कितना वो यूटिलाइज करेगी। 3 लाख तो अपना प्रॉफिट से यूज कर सकती है। जनरल रिजर्व यानी फ्री रिजर्व, एक्चुअली फ्री रिजर्व में यहाँ सिर्फ जनरल रिजर्व, इसीलिए हम जनरल रिजर्व बोल रहे हैं। फ्री रिजर्व से कितना यूटिलाइज कर सकती है, तो हम लोग को इसको चेक करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चेक करने का जो रूल्स ये देखो, व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व, जब रिजर्व से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा तभी। जैसे मान लो अगर हम लोग के पास प्रॉफिट में ये 3 लाख की जगह होता मान लो 15 लाख, फॉर एग्जाम्पल 15 लाख होता तो या फिर 13 लाख भी होता, तो फिर हम लोग सिर्फ प्रॉफिट से ही दे पाते ना, क्योंकि हम लोग का डिविडेंड अमाउंट तो 9,57,500 हो रहा है। कंपनी का डिविडेंड अमाउंट कितना हो रहा है, ये दोनों मिला के 9,57,500। अगर कंपनी के पास करंट ईयर में 10 लाख भी प्रॉफिट होता फिर रिजर्व को यूज करने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि इनके पास 3 लाख है और डिविडेंड का अमाउंट इतना आ रहा है दोनों को मिला के, तो इनको रिजर्व यूज करना पड़ेगा। रिजर्व कितना यूज करे उसके लिए ये रूल्स फॉलो करना पड़ता है। पहला रूल्स हम लोगों ने देखा कि जो एवरेज रेट ऑफ प्रीसीडिंग 3 इयर्स का वो हमारी डिक्लेयर्ड डिविडेंड रेट से ज्यादा नहीं, सॉरी मतलब डिक्लेयर डिविडेंड रेट उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिक्लेयर डिविडेंड रेट 10% था, ये 12% है, तो कंडीशन फुलफिल हो गया। इस कंडीशन के हिसाब से डिविडेंड का अमाउंट कितना आएगा ये आ रहा है, ठीक है। फिर बोला कि जितना अमाउंट हम लोग रिजर्व से विथड्रॉल कर सकते हैं, तो रिजर्व से विथड्रॉल कितना कर सकते हैं उसके लिए रूल्स बोला है कि हम लोग मैक्स टू मैक्स 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का 10% कर सकते हैं, तो ये अमाउंट आ गया। फिर बोला कि मिनिमम बैलेंस कितना रिजर्व पे रहना चाहिए आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो बोल रहा है कि 15% ऑफ पेड अप कैपिटल रहना चाहिए। तो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल 14,62,500 और करंट बैलेंस कितना है फ्री रिजर्व में, यहाँ पर मतलब जनरल रिजर्व में यहाँ पर 25 लाख है। और मिनिमम बैलेंस हम लोगों को कितना रखना पड़ेगा ये वाला, ठीक है, मिनिमम बैलेंस इतना रखना पड़ेगा। मिनिमम बैलेंस जो रखना पड़ेगा उसका कैलकुलेशन आता है 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। अब जितना रखेंगे बाकी हम लोग क्या कर सकते हैं, विथड्रॉल कर सकते हैं। तो एक कंडीशन में विथड्रॉल अमाउंट इतना आया, एक कंडीशन में हम लोग का विथड्रॉल अमाउंट इतना आया, और एक कंडीशन से अगर हम लोग
इतना डिविडेंड रिजर्व से देंगे तो विथड्रॉल अमाउंट इतना होगा, ठीक है। तो ये 3 विथड्रॉल अमाउंट निकल के आ रहा है हम लोग का, ठीक है। इसमें से जो मिनिमम होगा वही हम लोगों को विथड्रॉल करना चाहिए। तो इसमें से मिनिमम हम लोग का ये लास्ट वाला कैलकुलेशन का वैल्यू आया 10,37,500 आया, ठीक है। अब देखो जो भी डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर कर रही है उस पे करेंट ईयर के प्रॉफिट देने के बाद जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना हम लोग इजीली विथड्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि परमिशन मिला है हम लोग को, कैलकुलेट करके दिखा लिमिट 10,37,500 और हम लोग को यहाँ पर चाहिए उससे कम, ठीक है। मैक्सिमम इतना विथड्रॉल कर सकते हैं, तो हमें उतना चाहिए ही नहीं, तो हम लोग जितना चाहिए उतना हम लोगों ने विथड्रॉल कर लिया। तो फ्री रिजर्व से हम लोग 6,57,500 जो है ये विथड्रॉल कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो हम लोग को इस तरह से करना पड़ेगा। तो ये मतलब एक रूल्स है, ठीक है। तो ये अच्छे से याद करना पड़ेगा। जो कंडीशन है, कंडीशन गलत हो जाएगा तो फिर नहीं कर पाओगे, तो कंडीशन अच्छे से याद करना पड़ेगा कि कैसे होगा। तो पहला कंडीशन है कि कितना डिविडेंड हो रहा है इतना ही विथड्रॉल करेंगे, क्योंकि ये कंडीशन किस चीज का है, अगर फ्री रिजर्व से दिया गया तो लोएस्ट ऑफ द 3 टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने 2 बार तो बताया, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन को खुद से तो याद हो जाएगा, मतलब जो टेस्ट का रूल्स है वो एक बार याद हो जाएगा।